हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी में लैंगिक जनन करते हैं। इसके पहले भी हम जीवाणुओं में लैंगिक जनन ही कर रहे थे। आज लैंगिक जनन का लास्ट टॉपिक है, यानी जीवाणुओं में लैंगिक जनन की लास्ट विधि है। और इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो लैंगिक जनन है वो हमने आपको 3 विधियां बताई थी जीवाणुओं में लैंगिक जनन की, जिसमें से 2 हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें एक थी आपकी रूपांतरण विधि और दूसरी थी पारक्रमण विधि। आज हम उसी क्रम में तीसरी विधि संयुग्मन द्वारा यानी बाई कंजुगेशन जीवाणुओं में लैंगिक जनन यानी संयुग्मन द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। देखिए क्या है, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, छोटे में ही, और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये 3-4 लाइनें उस डायग्राम पर इम्प्लीमेंट करके आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस विधि की खोज लैडरबर्ग एवं टॉटम ने 1944 में की थी। यानी जो संयुग्मन विधि है इसकी खोज आपके लैडरबर्ग एवं टॉटम ने की थी। आपको खोजकर्ता के नाम याद रखने हैं बस। ईयर का कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब जो आपका सन होता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, और नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं। लेकिन संयुग्मन विधि की खोजकर्ता ध्यान रखने हैं लैडरबर्ग एवं टॉटम ने की थी संयुग्मन विधि की खोज। देखिए क्या होती है संयुग्मन विधि, ये हम आपको समझाते हैं। संयुग्मन विधि में एक प्लस जीवाणु, जो धनात्मक जीवाणु होता है उससे धनात्मक या कह सकते हो पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा जाता है, और जो धनात्मक जीवाणु होता है वो दाता का काम करता है, यहाँ पर डोनर का काम करता है। अर्थात वो अपना आनुवंशिक पदार्थ जो ऋणात्मक बैक्टीरिया होता है, यानी जो लेने वाला होता है, अर्थात जो ऋणात्मक बैक्टीरिया होता है उसको दाता बैक्टीरिया अपना आनुवंशिक पदार्थ अर्थात जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको स्थानांतरित करता है। तो इसमें 2 प्रकार के जो बैक्टीरिया काम करते हैं, एक धनात्मक बैक्टीरिया और एक ऋणात्मक बैक्टीरिया। तो धनात्मक बैक्टीरिया को दाता और ऋणात्मक बैक्टीरिया को ग्राही बैक्टीरिया कहा जाता है। अर्थात जो देने वाला होता है उसे दाता, और जो माइनस में होता है वो लेता है, यानी उसमें कमी होती है, अर्थात वो ग्राही कहलाता है। और इसी के साथ साथ जो डोनर होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ को देता है, वो नर कहलाता है। अर्थात जो कोशिका आनुवंशिक पदार्थ देती है वो नर कोशिका कहलाती है, और जो कोशिका आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण करती है वो मादा कोशिका कहलाती है, यानी फीमेल सेल्स कहलाती है। बस ये 2 लाइनें समझनी हैं, और वही 2 लाइनें ऊपर लिखी गई हैं कि संयुग्मन विधि में एक प्लस जीवाणु, जिसे दाता या नर कोशिका भी कहते हैं, अपने लिंग रोम द्वारा माइनस यानी ऋणात्मक जीवाणु ग्राही या मादा कोशिका से चिपक जाता है। ये एक पहली लाइन है, और इस पहली लाइन को हम इस डायग्राम पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो ऊपर 2 लाइनें बताई गई थी, एक धनात्मक जीवाणु दाता या नर कोशिका, और दूसरा ऋणात्मक जीवाणु ग्राही या मादा कोशिका। देखिए ये 2 यहाँ पर जीवाणु सेल्स बनी हुई हैं, जीवाणु कोशिका बनी हुई हैं, जिसमें से क्या है कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी धनात्मक जो है स्ट्रेन बैक्टीरिया है, जिसे डोनर या जो है नर कोशिका कहा जाता है, यानी मेल सेल्स कहा जाता है। इसके बाद में देखिए पहले संरचना ऐसी थी, तो जो मेल सेल्स होती है उसमें सेक्स पिलाई उपस्थित होते हैं, अर्थात लिंग रोम उपस्थित होते हैं। जो नर कोशिका होती है उस नर कोशिका के चारों तरफ ये आपको बताया था कशाफ यानी फ्लैजिला
उपस्थित होते थे। फ्लैजिला के कारण ही जो जीवाणु कोशिका होती है वो गति करती है। तो यहाँ पर जो ये फ्लैजिला जैसे दिखने वाले बाह्य रोम हैं, इन्हें सेक्स पिलाई कहा जाता है, हिंदी में लिंग रोम कहते हैं। यही जो सेक्स पिलाई हैं ये दूसरी कोशिका यानी जो ऋणात्मक स्ट्रेन बैक्टीरिया या रिसिप बोलते हैं, यानी कि ग्राही बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। तो इस ग्राही बैक्टीरिया से क्या होता है कि जो नर कोशिका के सेक्स पिलाई होते हैं वो मादा कोशिका से चिपकते हैं, अर्थात ये नर सेक्स पिलाई थे और ये ऐसे मादा कोशिका से चिपक जाते हैं, यानी मादा जीवाणु कोशिका से चिपक जाते हैं। और बस यही एक पहली लाइन बहुत ध्यान दे के समझना है कि संयुग्मन विधि में एक धनात्मक जीवाणु यानी एक धनात्मक जीवाणु या दाता या नर कोशिका अपने सेक्स पिलाई के द्वारा यानी अपने लिंग रोम के द्वारा माइनस जो जीवाणु था आपका ऋणात्मक जीवाणु या ग्राही या मादा कोशिका से चिपक जाते हैं। देखिए चिपक गए, चिपक जाते हैं। ये पहला पूरा स्टेप, ये प्लाज्मिड डीएनए इसमें उपस्थित है और ये इसके चारों ओर सेक्स पिलाई हैं यानी लिंग रोम। सबसे पहले यही चिपकते हैं यानी मादा सेल्स से या मादा कोशिका से, या आप कह सकते हो ग्राही या ऋणात्मक जीवाणु कोशिका से। इसके बाद क्या होती है, अगले स्टेप में दोनों की भित्ति घुल जाने से संयुग्मन नलिका बन जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर जब मेल सेल्स की जो सेक्स पिलाई हैं यानी जो नर कोशिका के लिंग रोम हैं वो जब मादा कोशिका से चिपकते हैं या ग्राही जीवाणु कोशिका से चिपकते हैं तो इनके बीच की जो ये कोशिका भित्ति है यानी जो ये सेल्स हैं, ये कोशिका भित्ति ये जो कोशिका भित्ति है इसकी और ये कोशिका भित्ति है आपस में क्या होती है, संयुग्मन के द्वारा घुल जाती है। और घुलने के बाद क्या होता है कि दोनों की भित्ति घुल जाती है। घुलने के बाद इन दोनों के बीच में एक नलिका बन जाती है, अर्थात अगले स्टेप में देखिए क्या है कि ये वाले जब सेक्स पिलाई इस कोशिका से चिपके थे, चिपकने के बाद ये देखिए एक नली सी संरचना बन गई है, अर्थात यहाँ पर जो लिंग रोम थे वो समाप्त हो जाते हैं इस स्थान के और यही लिंग रोम के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कनेक्शन हो जाता है, अर्थात नर कोशिका से मादा कोशिका के बीच में एक ट्यूब बन जाती है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है, यानी संयुग्मन नलिका बन गई। देखिए यहाँ पर ये रोम चिपका ही था, अगले स्टेप में क्या हुआ कि एक कोशिका से दोनों कोशिका के बीच में संयुग्मन नलिका का निर्माण हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, अब दाता जीवाणु का प्लाज्मिड डीएनए संयुग्मन द्वारा ग्राही जीवाणु में चला जाता है। अब आपको बताया था कि जो प्लस यानी पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है वो उसे दाता बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना आनुवंशिक पदार्थ यानी प्लाज्मिड डीएनए मादा कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। तो ये यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए था प्लस स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी जो डोनर बैक्टीरिया था उसका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र करता है। तो यही अगले स्टेप में दिखाया गया है, जब मादा कोशिका के लिंग रोम से जो है नर कोशिका के लिंग रोम से मादा कोशिका के बीच में एक संयुग्मन नलिका बनती है, यानी कोशिका भित्ति घुल जाती है और एक संयुग्मन नलिका का निर्माण हो जाता है। तो उस संयुग्मन नलिका के माध्यम से ही जो डीएनए था यानी जो प्लाज्मिड डीएनए था नर कोशिका का वो मादा कोशिका में चला जाता है। ये देखिए एरो से दिखाया गया है और ये यहाँ व्यवस्थित हो गया, जबकि आप पहले स्टेप में देखा है यहाँ पर कोई आनुवंशिक पदार्थ या प्लाज्मिड डीएनए जैसा मटेरियल नहीं था। लेकिन जब संयुग्मन नलिका का निर्माण यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो गया तो जो आनुवंशिक डीएनए था वो स्थानांतरित होकर के यानी उसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से स्थानांतरित होकर के मादा सेल्स में या ग्राही सेल्स में आ जाता है। यही लाइन थी यहाँ पर
कि अब दाता जीवाणु का प्लाज्मिड डीएनए संयुग्मन द्वारा ग्राही जीवाणु में चला जाता है। तो ग्राही जीवाणु में, ये आपका ग्राही जीवाणु था और ये डोनर था, तो ये डोनर से इसने डोनेट कर दिया अपना प्लाज्मिड डीएनए, और जो रिसिप्ट था यानी ग्राही जीवाणु उसमें प्लाज्मिड डीएनए आ गया, स्थानांतरित हो गया। फिर दोनों जीवाणु अलग हो जाते हैं। इसके ग्राही जीवाणु में भी दाता जीवाणु के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बाद शब्द जोड़ना है, आप बाद लिख लेना, यहाँ पर बाय मिस्टेक छूट गया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि फिर दोनों जीवाणु अलग हो जाते हैं। अब देखिए क्या अगले स्टेप में यही प्रोसेस यहाँ से आकर यहाँ आपको दिखाया है कि यही तो दीवार थे, इसमें एक संयुग्मन ट्यूब बनी हुई थी, और ये संयुग्मन ट्यूब यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है ये अगले स्टेप में टूट करके अलग हो जाती है, और जो मादा सेल्स है उसके भी चारों ओर फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है। यानी जिस प्रकार से जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसी प्रकार से नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया भी निर्मित हो जाता है। क्योंकि एक लाइन यहाँ पर लिखी है बहुत अच्छी है, इसके बाद ग्राही जीवाणु में भी दाता जीवाणु के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो जो आपका ग्राही जीवाणु था जिसने आनुवंशिक मटेरियल को ग्रहण किया है डोनर जीवाणु से, तो उसमें भी डोनर जीवाणु जैसे लक्षण आ जाते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर यह आपका पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया था, इसमें जैसे लक्षण थे सेम वही लक्षण नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया यानी जो ऋणात्मक बैक्टीरिया था या ग्राही बैक्टीरिया था उसमें सेम उसी प्रकार लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अब क्या था कि यहाँ पर देखिए कि दो बैक्टीरिया थे जिसमें केवल एक ही लक्षण, एक ही बैक्टीरिया ऐसा था जो जनन करने में सक्षम था, यानी केवल इसी बैक्टीरिया में आनुवंशिक मटेरियल उपस्थित था और इसी में सेक्स पिलाई थे, प्लाज्मिड डीएनए था। तो जब संयुग्मन विधि हुई तो संयुग्मन विधि के द्वारा दोनों बैक्टीरिया में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थात डोनर और जो रिसिप्ट था यानी दाता और ग्राही दोनों में ही जो है समान लक्षण प्रकट हो गए। तो ये इस प्रकार से जो है जीवाणु में संयुग्मन विधि कॉन्जुगेशन प्रोसेस के माध्यम से बैक्टीरिया में लैंगिक जनन हुआ। आप आसानी से समझ पाए होंगे। नीचे बताया गया है कि संयुग्मन क्रिया साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, विब्रियो आदि जीवाणुओं में भी पाई जाती है। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। आपसे पूछा जाता है कि संयुग्मन विधि द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया किन किन जीवाणुओं में होती है, तो आप बता सकते हो साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, विब्रियो, यानी जितने भी विब्रियो के आएंगे, विब्रियो निमोनी, कॉलरी, इस प्रकार से जितने भी विब्रियो की जाति के या विब्रियो परिवार के और भी जीवाणु होंगे उनमें संयुग्मन या कॉन्जुगेशन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है। तो एक बार हम फिर से इस चित्र में इस पूरी विधि को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, यानी आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए जो ये लाइनें हैं इन्हीं लाइनों को वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत ही जल्दी से आसानी से समझेंगे कि संयुग्मन में क्या होता है। संयुग्मन विधि में एक डोनर या एक नर जीवाणु कोशिका जो है दूसरी मादा जीवाणु कोशिका से या ग्राही या ऋणात्मक जीवाणु कोशिका से उसके सेक्स पिलाई या लिंग रोम चिपक जाते हैं और यही लिंग रोम चिपकने के बाद दोनों जीवाणुओं की कोशिका भित्ति घुल जाती है और कोशिका भित्ति घुलने के बाद एक संयुग्मन ट्यूब यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। यह आपकी कॉन्जुगेशन ट्यूब है। कॉन्जुगेशन ट्यूब आप ऐसे लिख लो, ये आपकी कॉन्जुगेशन ट्यूब है, यानी कोशिका भित्ति दोनों जीवाणु कोशिका की घुलने के बाद एक संयुग्मन नलिका कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो जाता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से जो ग्राही जो दाता जीवाणु होता है वो अपना आनुवंशिक पदार्थ यानी प्लाज्मिड डीएनए को कॉन्जुगेशन नलिका की सहायता से मादा जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है और स्थानांतरित कर देने के बाद
क्या होता है, दोनों जीवाणु कोशिका अलग अलग हो जाती है, अर्थात कॉन्जुगेशन ट्यूब खत्म हो जाती है और दोनों जीवाणु कोशिका अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद दोनों जीवाणु कोशिका में जो दाता जीवाणु कोशिका होती है, जो धनात्मक जीवाणु कोशिका होती है, जो नर जीवाणु कोशिका होती है, उसके सभी लक्षण मादा कोशिका में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार नर जीवाणु कोशिका और मादा जीवाणु कोशिका दोनों में ही समान लक्षण व्यवस्थित हो जाते हैं और इसी प्रकार क्या हुआ कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन द्वारा लैंगिक जनन समाप्त हो गया। आप इस विधि को उस डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से समझना, जिससे आप आसानी से समझ भी जाओगे और याद भी हो जाएगा। जब आप चित्र बनाओगे तब आसानी से याद कर पाओगे।